राधे राधे भाई सभी को। इन्फिनिटी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए भाई बताइए, हम लोगों ने कल कहां पे समाप्त किया था? कौन सा एक्ट अधिनियम था? 1858 का अधिनियम हो गया था ना। चलिए एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो हम पढ़ रहे थे भारत का संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास में हमने शुरू किया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा आता है हमारा? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आता है। फिर उसके बाद हमें देखने को मिलते हैं 4 चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट पहला वाला कब आता है? 1793 में, दूसरा वाला 1813 में, तीसरा वाला 1833 में और चौथा वाला 1853 में। यानी कि हर 20 साल के बाद हमें क्या देखने को मिला? चार्टर एक्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या देखने को मिलता है? 1858 का अधिनियम देखने को मिलता है, ठीक है। फिर इसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892। फिर क्या देखने को मिलता है? भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919 और फिर भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है। संवैधानिक विकास में चलो रिवाइज कर लेते हो भाई एक दो चीजों को। जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है, क्या कहता है? 2-3 प्रावधान इंपोर्टेंट है। कौन कौन से? जैसे कि जो बंगाल का गवर्नर होता था, सॉरी हाँ, बंगाल का गवर्नर होता था, उसे क्या कर दिया? बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। और पहले गवर्नर जनरल कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग बनते हैं, ठीक है। और क्या प्रावधान देगा? 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। प्रथम मुख्य न्यायाधीश किनको बनाया गया? एलिजा एम्पे को बनाया गया। और क्या देखने को मिलता है? और बताइए भाई, तीसरा कोई प्रावधान है क्या? चलो फिर इसके बाद हमें कौन सा देखने को मिलता है अधिनियम? पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या देखने को मिला? कंपनी पर द्वैध शासन लगा दिया। यानी कि नीचे कंपनी होगी, कंपनी के ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर बोर्ड ऑफ कंट्रोल होते थे, ठीक है। और यहां पर राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकार क्या कर दिए? अलग अलग कर दिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखने को मिलता है क्या? चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट में क्या देखने को मिला? पहले वाले में शासन, जो कंपनी का शासन था उसे 20 वर्षों तक बढ़ा दिया। फिर अगले वाले में क्या देखने को मिला? फिर से शासन 20 वर्षों तक बढ़ा दिया, लेकिन भारत से एक अधिकार को समाप्त कर दिया। और यहां पर जो चीन से और पूर्वी देशों के साथ जो चाय का व्यापार हो रहा था उसको कंटिन्यू रखा, ठीक है। फिर 1833 का चार्टर एक्ट में क्या देखा? कि जो भारत का वायसराय होता था, सॉरी भारत गवर्नर जनरल होता था, बंगाल का गवर्नर जनरल, उसे क्या कर दिया? भारत का गवर्नर जनरल कर दिया। और भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बनते हैं? विलियम बेंटिंग को बनाया जाता है, ठीक है। और विलियम बेंटिंग की सहायता के लिए एक विधि अधिकारी शामिल किया गया, और वो विधि अधिकारी कौन था? मैकाले था भैया, ठीक है। और स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग कब गठन किया गया? 1955 में। एमसी सीतलवाड़ को इनका अध्यक्ष बनाया गया। फिर होता है क्या? 1857 की क्रांति, सॉरी 1853 भी होता है, ठीक है। 1853 का अधिनियम, इसमें क्या किया गया? 1853 के अधिनियम में बताइए भाई, क्या सभी हम ही बताएं? बताइए एक दो पॉइंट आप लोग भी। 1857 की क्रांति हुई, फिर 1858 का अधिनियम आया, ठीक है। तो क्या होता है इसमें? जो गवर्नर जनरल का पद होता था, भारत का गवर्नर जनरल क्या कर दिया? वायसराय कर दिया। और प्रथम वायसराय कौन बनते हैं? कैनिंग को बनाया गया, ठीक है। यहां तक की कहानी समाप्त। आज बढ़ते हैं आगे। चलिए आगे की कहानी अगर बढ़े तो हम देखते हैं कि अब नेक्स्ट कौन सा आएगा? भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861 क्या कहता है? इस अधिनियम में ये प्रावधान रखे गए कि अगर अंग्रेजों को भारत में शासन करना है तो क्या करना पड़ेगा? भारतीयों को भी शामिल करना पड़ेगा। इस अधिनियम के तहत होता क्या है? 3 भारतीयों को शामिल किया जाता है। कौन कौन थे वो 3 भारतीय? एक तो होते हैं बनारस के राजा, दूसरे होते हैं पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव, ठीक है। एक प्रावधान तो हमें ये देखने को मिलता है। दूसरा प्रावधान देखने को मिलता है कि जो विभागीय यहाँ पे विभाग डिपार्टमेंट दे दिए जाते हैं, यानी कि जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी वहां पर क्या देखने को मिलता है? विभागीय व्यवस्था जारी कर दी गई।
चलो इसको लिख लेते हैं भाई। हाँ, इसमें क्या प्रावधान किए गए? तो पहला प्रावधान था कि अंग्रेजों को अगर भारत में शासन करना है, भारत में शासन करने के लिए, भारत में शासन करने के लिए भारतीयों को शामिल करना होगा। भारत में शासन करने के लिए भारतीयों को शामिल करना होगा। भारतीयों को शामिल करना होगा। और कितने भारतीयों को शामिल किया गया? 3 भारतीयों को शामिल किया गया। ठीक है, एक तो होते हमारे बनारस के राजा, बनारस के राजा, एक देखने को मिलते हैं पटियाला के महाराजा, पटियाला के महाराजा, और तीसरे व्यक्ति होते हैं सर दिनकर राव, सर दिनकर राव। इन 3 भारतीयों को किसमें शामिल किया गया? जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद होती थी उसमें शामिल किया जाता है। नेक्स्ट प्रावधान क्या किया गया? नेक्स्ट प्रावधान में देखने को मिलता है वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में विभागीय व्यवस्था जारी की गई, विभागीय व्यवस्था जारी की गई, विभागीय व्यवस्था जारी की गई। और ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो पोर्टफोलियो सिस्टम है, पोर्टफोलियो सिस्टम किस अधिनियम के द्वारा आया था? विभागीय व्यवस्था को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोर्टफोलियो सिस्टम। तो आपको याद रखना है भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत क्या आता है? विभागीय व्यवस्था। जैसे कि आज के टाइम में आपको देखने को मिलेगा विभाग, जैसे कि कौन सा? डिफेंस मिनिस्टर हो गया, ठीक है, और कौन सा आपको देखने को मिलेगा? वित्त मंत्रालय देखने को मिलेगा, स्वास्थ्य मंत्रालय देखने को मिलेगा, कृषि मंत्रालय। जो विभागीय सिस्टम व्यवस्था थी वो कब से शुरू होती है? 1861 के अधिनियम से हमको देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए लिखिए। हो गया? चलिए नेक्स्ट अधिनियम की हम बात करें तो नेक्स्ट अधिनियम हमें देखने को मिलेगा भारत परिषद अधिनियम 1909। नेक्स्ट अधिनियम की हम बात करें चलिए नेक्स्ट अधिनियम की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमें देखने को मिलेगा भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद अधिनियम 1909 को और किस नाम से जाना जाता है? मॉर्ले मिंटो अधिनियम। ठीक है, इसका एक दूसरा नाम है मॉर्ले मिंटो, मॉर्ले मिंटो अधिनियम, मॉर्ले मिंटो अधिनियम। ठीक है, अगर हम बात करें मॉर्ले की तो मॉर्ले कौन होता है? मॉर्ले होते हैं भारत सचिव। मॉर्ले कौन थे भैया? भारत सचिव। और मिंटो कौन होते हैं? वायसराय, भारत के वायसराय, भारत के वायसराय। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो भारत सचिव का पद था वो कहां पर आपको देखने को मिलेगा? क्या वो भारत में व्यक्ति, जो भारत सचिव का पद था वो व्यक्ति भारत में बैठता था या और कहीं बैठता था?
कहां पर? ब्रिटेन की राजधानी लंदन में बैठता था, और जो वायसराय होते थे वो भारत में ही बैठते थे। तो इसमें हमें क्या प्रावधान देखने को मिलते हैं? प्रावधानों की अगर हम बात करें, एक तो हमें देखने को मिलता है क्या? मुस्लिम, हाँ, मुस्लिमों को क्या दिए गए? पृथक निर्वाचन के अधिकार दिए गए। मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन के अधिकार दिए गए। पृथक निर्वाचन के अधिकार दिए गए। मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन के अधिकार दिए गए। क्यों दिए गए भाई? देखिए, अगर हम बात करें जो भारत परिषद अधिनियम 1909 है, इसके तहत क्या होता है? मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन के अधिकार दिए जाते हैं। इसके पहले आपको एक घटना समझनी है, क्या होती है? बंगाल विभाजन की घटना। बंगाल विभाजन की अगर हम बात करें, देखिए भाई, जो यहाँ पर पूर्वी वाला हिस्सा हुआ करता था, ये पूरा क्या था? बंगाल था। तो होता क्या है? 16 अक्टूबर 1905, 16 अक्टूबर 1905 को क्या किया जाता है? लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल को दो भागों में बांट दिया जाता है, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। हालांकि इसका आधार उन्होंने क्या बताया था कि यहाँ की जनसंख्या बहुत ज्यादा है और यहाँ पर प्रशासन करना थोड़ा क्या हो रहा है? डिफिकल्ट हो रहा है। तो इन्होंने क्या कर दिया? यहाँ पर हम बंगाल को प्रशासन के आधार पर बांटना चाहते हैं, लेकिन मुद्दा उनका क्या था? हिंदू मुस्लिम को बांटने का। ठीक है, जब यहाँ पर हिंदू मुस्लिम को बांटा गया तो पूर्वी वाले हिस्से में कौन थे? मुस्लिम थे, और पश्चिमी वाले हिस्से में कौन थे? भारतीय ज्यादा थे। तो यहाँ पर जब मुस्लिमों को बांटा गया 1905 में, तो 1909 के में कौन आता है भाई? भारत का वायसराय मिंटो आता है। तो मिंटो क्या कर देता है? मुसलमानों को पृथक निर्वाचन के अधिकार यहाँ पर दे देता है। यानी कि वो अपना क्या करना चाहता था? मिंटो अपना पक्ष मजबूत करना चाहता था। ठीक है, तो लिख लेना भाई, मिंटो को भारत में सांप्रदायिकता का जनक भी कहते हैं। मिंटो को किस नाम से जाना जाता है? नोट लगाकर लिख लेना। मिंटो को भारत में, मिंटो को भारत में सांप्रदायिकता का जनक कहते हैं। सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसने क्या कर दिया था? मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन के अधिकार दे दिए, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। और हमें और प्रावधान क्या देखने को मिलता है? हमें एक दूसरा प्रावधान देखने को मिलता है कि जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एसपी सिन्हा को शामिल किया गया। एसपी सिन्हा, एसपी सिन्हा को शामिल किया जाता है। एसपी सिन्हा को शामिल किया गया। और एसपी सिन्हा कौन थे भैया? एसपी सिन्हा की अगर हम बात करें तो एसपी सिन्हा को जाना जाता है ब्रिटिश काल में, यानी कि अंग्रेजों के समय, अंग्रेजों के समय भारत के क्या, भारत के किसी प्रांत के गवर्नर बनाए गए थे। ठीक है, तो एसपी सिन्हा के बारे में लिख लेना। ब्रिटिश काल में, ब्रिटिश काल में भारत में किसी प्रांत के बनाए गए प्रथम गवर्नर, बनाए गए प्रथम गवर्नर कौन थे भैया? एसपी सिन्हा। यानी कि अंग्रेजों के समय जो प्रांत हुआ करते थे, उन प्रांतों का एसपी सिन्हा को क्या बना दिया गया था? गवर्नर बना दिया था। यानी कि प्रथम भारतीय थे जिनको अंग्रेजों के टाइम पे क्या बनाया था? गवर्नर बनाया था।
हो गया। चलिए हो गया सभी का, हुआ भाई या नहीं? जल्दी कीजिए। चलिए नेक्स्ट अधिनियम की हम बात करें, नेक्स्ट अधिनियम हमें देखने को मिलेगा भारत शासन अधिनियम 1919। नेक्स्ट भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1919, इसको और किस नाम से जानते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अच्छा, मॉन्टेग्यू की बात करें तो मॉन्टेग्यू कौन होते हैं? भारत सचिव, मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे। और चेम्सफोर्ड कौन होते हैं? वायसराय, वायसराय। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधानों की हम बात करें तो इनमें हमें कौन कौन से प्रावधान देखने को मिलते हैं? प्रावधानों की अगर हम बात करें तो देखा जाता है कि केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था को लाया गया। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था को लाया गया। केंद्र में द्विसदनात्मक, द्विसदनात्मक व्यवस्था जारी की गई। द्विसदनात्मक व्यवस्था जारी की गई। द्विसदनात्मक व्यवस्था यानी कि हमें केंद्र में दो सदन देखने को मिलते हैं। कौन कौन से दो सदन होते थे? एक हमें देखने को मिलता है केंद्रीय विधानसभा, केंद्रीय विधानसभा। और दूसरा क्या होता था? दूसरा सदन होता था राज्य परिषद, राज्य परिषद। अगर हम वर्तमान में बात करें यानी कि जो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत केंद्र में दो सदन बनाए गए थे, एक को कहा जाता था केंद्रीय विधानसभा और दूसरे को कहा जाता था राज्य परिषद। जो केंद्रीय विधानसभा थी उसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? वर्तमान में जाना जाता है लोकसभा के नाम से। जो केंद्रीय विधानसभा है वो आज हमारी लोकसभा बन गई है और जो राज्य परिषद है उसको क्या बना दिया गया है? राज्यसभा। ठीक है, नेक्स्ट प्रावधान की हम बात करें, नेक्स्ट प्रावधान हमें देखने को मिलता है संपूर्ण विषयों को दो भागों में बांट दिया। संपूर्ण विषयों को, संपूर्ण विषयों को दो भागों में बांट दिया। संपूर्ण विषयों को दो भागों में बांट दिया। कौन कौन से दो भाग देखने को मिलते हैं? एक मिलता है केंद्रीय विषय और एक प्रांतीय विषय। एक भाग होता है केंद्रीय विषय, केंद्रीय विषय, और एक होते हैं प्रांतीय विषय, प्रांतीय विषय। यानी कि इनकी तुलना आज के टाइम पे हम किनसे कर सकते हैं? केंद्रीय विषय यानी कि संघ सूची और प्रांतीय विषय यानी कि राज्य सूची। ठीक है, जो अगला अधिनियम आएगा भारत शासन अधिनियम 1935,
उसमें हमें देखने को मिलेंगे संपूर्ण विषयों को 3 भागों में बांट दिया जाता है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो अवशिष्ट विषय होते हैं वो किसको दिए जाते हैं, वायसराय को दे दिए जाते हैं। नेक्स्ट प्रावधान की बात करें, लिखिए। हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रावधान, अभी कितने हो गए भाई, 1 2। नेक्स्ट प्रावधान की बात करें, तीसरा प्रावधान क्या था। तीसरा प्रावधान हमें देखने को मिलता है कि जो प्रांतीय विषय थे, प्रांतीय विषयों को भी क्या किया जाता है, 2 भागों में बांट दिया जाता है। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांट दिया, प्रांतीय विषयों को भी क्या किया जाता है, 2 भागों में बांट दिया। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांट दिया। कौन कौन से भागों में, एक हमें देखने को मिलता है आरक्षित विषय, आरक्षित आरक्षित विषय, और एक देखने को मिलते हैं हस्तांतरित विषय, आरक्षित विषय और हस्तांतरित हस्तांतरित विषय। अगर आरक्षित विषय की हम बात करें तो इनके एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं, जैसे हमारा हो गया भूमि राजस्व। उदाहरण की अगर हम बात करें, जैसे क्या हो गया, भूमि राजस्व, ठीक है, यानी कि लगान। और क्या देखने को मिल सकता है भाई, वित्त, वित्त सिंचाई, वित्त सिंचाई, कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था। ठीक है, ये विषय किनको दिए गए, आरक्षित विषय में शामिल किए गए। और हस्तांतरित विषय की अगर हम बात करें तो हस्तांतरित विषय में किनको रखा गया, स्वास्थ्य शिक्षा उद्योग, स्वास्थ्य शिक्षा और उद्योग किसमें रखा गया, हस्तांतरित विषयों में। अगर अगर सरकार को आरक्षित विषयों पर कानून बनाना है तो इनके लिए कौन, यानी कि कौन हस्ताक्षर करता था, तो इन पर फैसला कौन लेता था। इनके अगर फैसले की बात करें तो इन पर वायसराय, वायसराय और कार्यकारिणी परिषद, कार्यकारिणी परिषद फैसला लेती थी। वायसराय और कार्यकारिणी परिषद फैसला लेती थी। वायसराय और कार्यकारिणी परिषद मिलकर क्या करती थी, फैसला लेती थी। और वहीं अगर हम बात करें इनकी हस्तांतरित विषय की, तो इन पर फैसला लेने का अधिकार किनका था, वायसराय और चुने हुए प्रतिनिधि, वायसराय प्लस चुने हुए प्रतिनिधि, चुने हुए प्रतिनिधि, चुने हुए प्रतिनिधि फैसला लेते थे। हो गया।
हो गया भाई। चलिए नेक्स्ट प्रावधान की बात करें। नेक्स्ट फोर्थ नंबर का प्रावधान हमें क्या देखने को मिलता है। हाँ, इस अधिनियम के आधार पर, इस अधिनियम के आधार पर, इस अधिनियम के आधार पर सिखों, सिखों, ईसाइयों, सिखों, ईसाइयों और आंग्ल भारतीयों को, और आंग्ल भारतीयों को पृथक निर्वाचन के अधिकार दिए गए। आंग्ल भारतीयों को पृथक निर्वाचन के अधिकार दिए गए। पृथक निर्वाचन के अधिकार दिए गए। पृथक निर्वाचन के अधिकार दिए गए। और क्या देखने को मिलता है भाई। हाँ, इस अधिनियम के तहत, इस अधिनियम के तहत भारत में, इस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत होती है। भारत में पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत होती है। प्रत्यक्ष निर्वाचन, प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत होती है। और भारत में पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन कब करवाए गए थे। 1923 में। तो नोट लगाकर लिख लेना, भारत में पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन, भारत में पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन, पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन 1922 में किए जाते हैं। सॉरी, 1923 प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत कब हुई। 1923। ठीक है। और क्या प्रावधान देखने को मिलता है भाई इस, हाँ, इस अधिनियम के तहत, इस अधिनियम के तहत केंद्रीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। केंद्रीय लोक सेवा आयोग, केंद्रीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। केंद्रीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। और भारत का प्रथम लोक सेवा आयोग का गठन कब किया जाता है। इसमें नोट लगाकर लिख लेना, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन, आयोग का गठन कब हुआ भाई। 1926 में होता है। और इसके प्रथम अध्यक्ष किनको बनाया गया। प्रथम अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष किनको बनाया जाता है। सर रॉस बोरकर को, सर रॉस बोरकर। यानी कि यूपीएससी, यूपीएससी का गठन कब होता है। 1926 में हुआ। और इनके पहले अध्यक्ष किनको बनाए गए। सर रॉस बोरकर को बनाए गए। ठीक है। और क्या प्रावधान देखने को मिलता है। हाँ, प्रांतों को अलग से बजट प्रस्तुत करने के अधिकार दिए गए। प्रांतों को, प्रांतों को पृथक, प्रांतों को अपना अलग से बजट प्रस्तुत करने के अधिकार दिए गए। बजट प्रस्तुत करने के अधिकार दिए गए। अधिकार दिए गए।
देखिए भाई, जो 1909 का अधिनियम है और 1919 और 1935, इस अधिनियम में बहुत ज्यादा प्रावधान किए गए थे और यही है जो हमारे लिए एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। 1909, 1919 और 1935 का, ये तीन आपको एकदम रटे हुए होने चाहिए। और एक हमने बताया था कौन सा, 1858 का अधिनियम, और एक सबसे पहला वाला था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। यानी कि 5 आपको एकदम क्या करना है, रट ही लेना है। अगर इसकी बात करें यूपीएससी वाला, यूपीएससी वाला भाई एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, इसको क्या लगा लेना, आईएमपी लगा लेना, ठीक है। यानी कि यूपीएससी का गठन कब हुआ था, ये तो एग्जाम में पूछा ही जाता, चाहे वो एसएससी हो, चाहे व्यापम हो, चाहे रेलवे हो, ठीक है। हो गया, चलिए, हो गया सभी का। अच्छा चलिए भाई बताइए, प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या होता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन, जब एक वर्ड आ ही गया है तो इसकी चर्चा कर लेते हैं, जब तक आप लोग लिखिए। प्रत्यक्ष निर्वाचन, हाँ, जहां पर जो प्रतिनिधि होते हैं उन प्रतिनिधियों को जनता क्या करती है, डायरेक्ट वोट करती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष निर्वाचन। तो भाई बता दीजिए, भारत में जो प्रत्यक्ष निर्वाचन है किन किन के होते हैं। क्या प्रधानमंत्री के होते हैं, नहीं होते हैं, चलो ठीक है। चलिए बताइए, एमएलए यानी कि विधायक के होते हैं, सांसद के होते हैं, ग्राम पंचायतों में होते हैं। चलिए भैया बताइए कि जो हमारे नौगांव का अभी इलेक्शन हुआ था अध्यक्ष पद का, वो डायरेक्ट हुआ था या इनडायरेक्ट हुआ था, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट, इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष हुआ था। लेकिन जो पार्षदों के चुनाव हुए थे वो कैसे हुए थे, प्रत्यक्ष हुए थे। चलो और बताइए भाई कि जो अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं वो भारत में किस किस के होते हैं, राष्ट्रपति जी के होते हैं। अच्छा उस पद्धति का नाम बता दो, कौन सी पद्धति यूज की जाती है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति। भाई पूरा नाम याद रखना है, ठीक है, केवल शॉर्ट में नहीं याद रख लेना है, ठीक है। किस किस के हो गए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, और किन के, और किन के, राज्यसभा के होते हैं, राज्यसभा के भी होते हैं ना भाई, लोकसभा के डायरेक्ट होते हैं, राज्यसभा के इनडायरेक्ट होते हैं। और बताइए भाई विधानसभा के कैसे होते हैं, डायरेक्ट, और विधान परिषद के इनडायरेक्ट होते हैं। चलिए हो गया कंप्लीट, अब तो हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रावधान की बात करें। हाँ नेक्स्ट प्रावधान लिख लेना भाई, महिलाओं को निर्वाचन के अधिकार दिए गए, महिलाओं को निर्वाचन के अधिकार दिए गए, महिलाओं को निर्वाचन के अधिकार दिए गए। तो यहां से भाई महिलाओं के से एक क्वेश्चन बनता है कि महिलाओं को निर्वाचन के अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा था, न्यूजीलैंड, याद रखना, ठीक है। महिलाओं को हाँ निर्वाचन के अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा था भाई, न्यूजीलैंड, नोट लगाकर लिख लेना। महिलाओं को निर्वाचन के अधिकार देने वाला प्रथम देश, महिलाओं को निर्वाचन के अधिकार देने वाला, निर्वाचन के मतदान लैंग्वेज थोड़ी सही रहेगी, महिलाओं को मतदान के अधिकार देने वाला प्रथम देश कौन है भैया, न्यूजीलैंड, वही न्यूजीलैंड जिसको भारत ने कल या परसों हरा दिया, ठीक है। नेक्स्ट प्रावधान की बात करें, और क्या प्रावधान देखने को मिलता है, हाँ एक प्रावधान देखने को मिलता है कि जो 1919 का अधिनियम था
इसकी समीक्षा करने के लिए कहा गया था कि हम 10 साल में एक आयोग का गठन करेंगे। यानी कि 1919 में ये अधिनियम आया, 1929 में, यानी कि 10 साल बाद क्या कहा गया था कि हम एक आयोग का गठन करेंगे कि जो हमने प्रावधान लागू किए हैं क्या वो भारत में सभी लागू अच्छे तरीके से हो पाए हैं या नहीं हो पाए हैं। नेक्स्ट प्रावधान क्या देखने को मिलता है, इस अधिनियम की समीक्षा के लिए, इस अधिनियम की समीक्षा के लिए, इस अधिनियम की समीक्षा के लिए 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद एक आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। एक आयोग के गठन का, आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। एक आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। तो क्या भैया बताइए, इसके बाद जो आयोग बनाया गया वो बनाया जाता है या नहीं बनाया जाता है? हाँ भाई, 10 वर्ष बाद एक आयोग का गठन किया गया, लेकिन होता क्या है, जो बनना था 1929 में, 1929 में ना बनकर वो 2 साल पहले बन जाता है। कब बनता है? 1927 में बनता है। और उस आयोग का क्या नाम होता है? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन, ठीक है भाई। 1927 में कौन सा आयोग बनाया गया? साइमन कमीशन बनाया गया। अब ये साइमन कमीशन भारत आएगा। भारत कब आएगा? 1928 में आएगा। और इस आयोग में क्या होते हैं? सारे के सारे अंग्रेज अधिकारी होते हैं। और इस आयोग में एक भी भारतीय शामिल नहीं था। तो इस वजह से जब ये भारत में आता है तो इसका जगह जगह पर क्या होने लगता है? विरोध होने लगता है। तो भाई हम देखते हैं कि पंजाब वाले क्षेत्र में लाला लाजपत राय के द्वारा विरोध किया जाता है। उनके द्वारा जब विरोध किया जा रहा होता है तो सैंडर्स के द्वारा लाला लाजपत राय पर क्या कर दिया जाता है? लाठियां चलाने का आदेश दे दिया जाता है। तो उन लाठियों चलाने से क्या होता है? उनके सिर पर, यानी कि सिर पर क्या पड़ती है? लाठियां पड़ती हैं, और जिनसे क्या हो जाती है? लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। तो यही वो साइमन कमीशन है जिसके वजह से लाला लाजपत राय की मृत्यु होती है। फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है भगत सिंह। भगत सिंह क्या करते हैं? असेंबली बम कांड करते हैं और सैंडर्स की हत्या करते हैं। ठीक है, तो 1919 का अधिनियम हमारा समाप्त होता है। नेक्स्ट लिखेंगे 1935 का अधिनियम। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 की बात करें तो इसको कहा जाता है लोथिया रिपोर्ट पर आधारित था। एक व्यक्ति हुए थे लोथिया, उन्होंने क्या की? अपनी रिपोर्ट तैयार की और उसी रिपोर्ट पर कौन सा अधिनियम हमारा कहा जाता है? भारत शासन अधिनियम। लोथिया रिपोर्ट पर आधारित, लोथिया रिपोर्ट पर आधारित। लोथिया रिपोर्ट पर आधारित था। ठीक है, इसमें हमें देखने को मिलते हैं, इसमें 321 अनुच्छेद, 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां शामिल की गई थी। 321 अनुच्छेद प्लस 10 अनुसूचियां शामिल की गई थी। 10 अनुसूचियां शामिल की जाती हैं, शामिल की जाती हैं। और जो हमारा संविधान बना था, ठीक है, जो हमारा संविधान बना हुआ है उसका जो अधिकांश भाग है, लगभग 60 से 70% भाग किससे लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। जो आर्टिकल 321 इसमें हमें देखने को मिलते हैं, हूबहू बिल्कुल क्या किया गया है? कॉपी पेस्ट मार के भारत के संविधान में उसमें शामिल कर लिया गया है। भारत के संविधान में हमें कितने अनुच्छेद देखने को मिलते हैं? 395 अनुच्छेद। और अनुसूचियों की बात करें, वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां और 22 कितने हैं? 22 भाग को शामिल किया गया। ठीक है, इनके प्रावधानों की हम बात करें, कौन कौन से प्रावधान देखने को मिलते हैं? भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधान, प्रावधान की बात करें तो पहला प्रावधान हमें देखने को मिलता है, राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था को लागू किया गया। राज्यों में
राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था, द्विसदनात्मक व्यवस्था को लागू किया गया, द्विसदनात्मक व्यवस्था को लागू किया गया। लेकिन होता क्या है भाई कि जो भारत में उस समय 11 प्रांत थे, 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू कर दी जाती है। द्विसदनात्मक व्यवस्था 11 प्रांतों में से 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में लागू कर दी गई, 6 प्रांतों में लागू कर दी गई, लागू कर दी गई। अच्छा, हम वर्तमान में बात करें, वर्तमान में द्विसदनात्मक व्यवस्था में किन किन राज्यों में देखने को मिलती है? कितने राज्य हैं भाई? 6 राज्य हैं। ठीक है, तो नोट लगाकर लिख लेना। वर्तमान में 6 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है, 6 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू है, द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू है। कौन कौन से राज्य हैं भाई वो? अच्छा, उनकी ट्रिक क्या है भाई? कबूतम, कबूतम, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। कबूतम से याद रख लेंगे। कौन सा हो गया भाई? कैसे हो गया हमारा कर्नाटक, कर्नाटक, ऐसे हो गया आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बी से हो गया बिहार, और यू से हो गया यूपी, उत्तर प्रदेश, सी से तमिलनाडु, तमिलनाडु, और एम से क्या हो गया हमारा? महाराष्ट्र। यानी कि आपको 6 राज्यों में क्या देखने को मिलेगा? विधान परिषद, विधानसभा भी आपको देखने को मिलेगी और विधान परिषद भी आपको देखने को मिलेगी। क्या हमारे मध्य प्रदेश में विधान परिषद है या नहीं? नहीं है। ठीक है, आपको केवल 6 राज्यों में ही विधान परिषद देखने को मिलेगी। हो गया? चलिए, नेक्स्ट प्रावधान की अगर हम बात करें, अगले प्रावधान, नेक्स्ट प्रावधान की अगर हम बात करें, तो जो संपूर्ण विषय थे, संपूर्ण विषयों को क्या कर दिया जाता है? 3 सूचियों में बांट दिया जाता है। संपूर्ण विषयों को, संपूर्ण विषयों को 3 सूचियों में बांट दिया, 3 सूचियों में बांट दिया जाता है, 3 सूचियों में बांट दिया। कौन कौन सी सूचियों में देखने को मिलती है? एक तो देखने को मिलती है केंद्र सूची, केंद्र सूची, और एक होती है राज्य सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची, और एक होती है हमारी समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। केंद्र सूची में कितने विषयों को शामिल किया गया? अगर केंद्र सूची की बात करें तो यहाँ पर 59 विषयों को शामिल किया गया, राज्य सूची में 54 विषयों को शामिल किया गया, और समवर्ती सूची में 36 विषयों को शामिल किया गया था। अगर हम केंद्र सूची की बात करें तो केंद्र सूची क्या 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 कहलाती है? क्या कि केंद्र सूची में ऐसे विषयों को शामिल किया जाता है कि जिन पर केवल जो कानून बनाएगा वो कौन बनाएगी? हमारी केंद्र सरकार बनाएगी। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि डिफेंस। ठीक है, डिफेंस पे अगर कानून बनाए तो कौन बनाएगा? ठीक है, केंद्र सरकार बनाएगी। संचार, रेल हो गया हमारा। ठीक है, सारे के सारे कहाँ आ जाएंगे? केंद्र सूची में। राज्य सूची में कौन कौन से आ जाएंगे हमारे? जैसे कि पंचायती राज व्यवस्था वाले, वो किस में आ जाएंगे? हमारे राज्य सूची में। समवर्ती सूची में क्या होता है? यहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना लेते हैं।
उस वो उन विषयों को किसमें शामिल किया जाता है, समवर्ती सूची में। और कुछ विषय होते हैं अवशिष्ट विषय, और अवशिष्ट विषयों को किनके लिए छोड़ दिया गया, वायसराय को दे दिए गए थे। तो नोट लगाकर लिख लेना, अवशिष्ट विषय, अवशिष्ट विषय पर, अवशिष्ट विषय, अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार, अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार किनको दिया गया भाई, वायसराय को दिया गया। अवशिष्ट विषय पर कानून कौन बनाएगा, वायसराय। नेक्स्ट प्रावधान की बात करें तो अगला प्रावधान हमें देखने को मिलता है, रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान किया गया। रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान किया गया, रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान किया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत क्या कहा जाता है कि हम रिजर्व बैंक की स्थापना करेंगे। तो रिजर्व बैंक की स्थापना हमें कब देखने को मिलती है, 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 को क्या होता है भाई, रिजर्व बैंक की स्थापना होती है। रिजर्व बैंक की स्थापना कब होती है, 1 अप्रैल 1935 को। नेक्स्ट प्रावधान, हाँ नेक्स्ट प्रावधान की बात करें तो दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। दिल्ली में संघीय न्यायालय, दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान, स्थापना का प्रावधान किया गया, लेकिन अंतिम निर्णय लेने का अधिकार, लेकिन अंतिम निर्णय लेने का अधिकार, अंतिम निर्णय लेने का अधिकार प्रीवी काउंसिल को था। अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसके पास होता था, प्रीवी काउंसिल, प्रीवी काउंसिल, प्रीवी काउंसिल, प्रीवी काउंसिल के पास था। ठीक है, यानी कि अगर भारत में कोई केस चल रहा है, ठीक है, तो वो जो संघीय न्यायालय है उसको कहां पर, दिल्ली में संघीय न्यायालय स्थापना कर दी गई, और इसी को आगे जाकर क्या कह दिया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय घोषित कर दिया जाता है। लेकिन यहां पर होता क्या था, जब अंग्रेजों का टाइम चल रहा था, दिल्ली में संघीय न्यायालय की तो स्थापना कर दी गई, लेकिन अंतिम निर्णय दिल्ली का संघीय न्यायालय का नहीं माना जाएगा। अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसको होता था, प्रीवी काउंसिल। ठीक है, प्रीवी काउंसिल क्या कर सकती थी, अंतिम निर्णय ले सकती थी। अंतिम निर्णय संघीय न्यायालय का नहीं माना जाता था। चलिए नेक्स्ट, खत्म हो गया। तो चलिए भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। जय हिंद।